हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तो फिर इसका मतलब आपने भी ये निर्णय ले लिया है कि अब आप राजगढ़ कभी नहीं लौटेंगे। लौटेंगे क्यों नहीं, जरूर लौटेंगे। बाबा साहब ने कहा था, कभी अपने कर्तव्य से भागना मत और अधिकारों को छोड़ना मत। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी लौटेंगे और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए भी लौटेंगे। लेकिन जब तक कर्तव्य नहीं पूरे कर देते, अधिकारों पर हमारा अधिकार नहीं। इतना कहकर अखिल प्रताप चुप हो गए थे। वकील साहब उनकी बात समझने की कोशिश करने लगे। आपका कर्तव्य किसके प्रति है? वकील साहब ने कुछ देर के बाद जानना चाहा। हमारे भाई के प्रति। बाबा साहब, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर दी है, परंतु वो अभी राजगढ़ में नहीं है, तो फिर हमारा वहां जाना भी उचित नहीं। अखिल प्रताप बोले। वकील साहब बार बार उनसे उन पर हुए हमले की जानकारी चाहते थे, लेकिन अखिल प्रताप ने इस मैटर पर चुप्पी साध ली थी। वो कुछ कहकर शत्रुपा देवी और विक्रम प्रताप के लिए कोई मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि बातों ही बातों में वकील साहब 2-3 बार ये कह चुके थे कि अगर शत्रुपा देवी उनका अधिकार उनको देने से इनकार कर रही हैं, तो वो इसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं और इस हमले के लिए वो शत्रुपा देवी को नाम से अभियुक्त भी बना सकते हैं। बस अखिल प्रताप को आगे आना होगा, और यही अखिल प्रताप नहीं चाहते थे, अपने भाई के खिलाफ ही खड़ा होना। इसलिए उन्होंने न वकील साहब का साथ दिया, न उनके साथ लौटकर राजगढ़ आए। पर ऐसा नहीं था कि इसके बाद वो राजगढ़ आए नहीं थे। वो 2-3 बार चोरी छुपे राजगढ़ आ चुके थे, लेकिन किसी से मिले नहीं। क्योंकि वो अपनी पहचान को कितना भी छुपा ले, खुद को छुपा नहीं पाते थे। उनका रंग रूप, बोलने का, चलने का ढंग, सब कुछ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, पूरी तरह से अभिमन्यु प्रताप के रंग में ढलता जा रहा था। एक तरफ से 22-25 की उम्र में आते आते वो अपने पिता की जीती जागती तस्वीर बन चुके थे। राजगढ़ पैलेस का रहस्य अभी तक बना हुआ था। देवी भक्ति में डूबे हुए अखिल प्रताप धीरे धीरे मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट की तरफ झुकते जा रहे थे। वो भारत की पुरातन संस्कृति को आधुनिक विज्ञान के साथ स्थापित करना चाहते थे। ऐसे में वो हायर स्टडी के लिए विदेश चले गए। वहां से वापस आने के बाद राजगढ़ की मिट्टी ने उन्हें बुलाया था। ऐसा नहीं था कि ये सपने केवल विक्रम प्रताप तक ही सीमित थे, अखिल प्रताप को भी इनकी आहट मिलती रहती थी। ऐसे में जब इस रहस्य को खोजने के लिए वो एक बार राजगढ़ आए थे, तो जिसको न पहचाना था, उसने भी उन्हें अभिमन्यु प्रताप की छवि देखकर पूछ लिया था, क्या आप पैलेस से हैं? उसके बाद उन्होंने नोटिस किया था कि जैसे ही उनकी राजगढ़ में कदम रखने की खबर पैलेस वालों को हो जाती है, पैलेस वाले उनको जान से मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। भगवान जाने ये किसके आदमी थे, पर उन जितने दिन वो राजगढ़ में रहे थे, अपने ऊपर कुछ संदिग्ध लोगों की नज़र और एक खतरा उन्होंने महसूस किया था। इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल आए। महल से उनका मोह भंग हो चुका था, क्योंकि अब महल में उनके लिए कुछ बचा भी नहीं था। उन्हें पता चल चुका था कि उनके बाद शत्रुपा देवी ने विक्रम और विकल्प को न्यूयॉर्क भेज दिया है। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिल प्रताप भी अपने रिसर्च और अपने कामों के लिए देश विदेश घूमने में निकल चुके थे। वो विक्रम प्रताप के वापस आने का इंतजार कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब विक्रम उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि पैलेस पर रिसर्च के दौरान इतना तो वो जान ही चुके थे कि जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वो उनके और विक्रम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, और आज नहीं तो कल ये सामने आएगा। बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आज उनका भी इंतजार पूरा हो चुका था, इसलिए वापस भी आ चुके थे। पता नहीं ये कैसा तूफान है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपदा आने वाली है। आपदा आने वाली नहीं है, बल्कि आ चुकी है। ये तो उसका स्वागत हो रहा है। उनके पास से गुजरते हुए वैशाली नाचते हुए मुस्कुराई। कोई आपदा और विपदा नहीं है। रेगिस्तान में पानी का बरसना बहुत ही शुभ शगुन होता है, और ये आसमान हमारे आने की खुशी में झूम झूम कर बरस रहा है। विकल्प अपने कॉलर खड़े करते हुए बोला। समर्थ सिंह ने अफसोस से अपना सर हिलाया, पर शत्रुपा देवी इन दोनों की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि वो जान रही थी कि समर्थ सिंह गलत नहीं बोल रहे हैं। आज आसमान से इस तरह से आपदा बरस रही थी जिस तरह से 2 बार पहले भी बरस चुकी थी। जब उनके पति के द्वारा वो आपदा इस महल में आई थी तब, और जब उसे रात उन्होंने अखिल प्रताप को धक्के मारकर इस महल से बाहर निकाला था, तब उस दिन भी आसमान इसी तरह से फूट फूट कर रोया था, जिस तरह से आज वो रो रही थी।
राजगढ़ में प्रवेश करते हुए अखिल प्रताप ने भी मौसम के बदलते हुए इस रुख को महसूस कर लिया था। इसी मौसम के कारण उन्हें आने में देर हो गई थी और करीब रात के 9 बजे उनकी गाड़ी सीधे जाकर सरकारी गेस्ट हाउस के दरवाजे पर लग गई। विभाग के द्वारा गेस्ट हाउस को उनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए उनके रहने, खाने और ठहरने का इंतजाम हो चुका था। गाड़ी से निकलकर गेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़े होकर अखिल प्रताप ने इस आसमानी तूफान को गौर से देखा। उनके दिल और दिमाग, इसके साथ सिक्स सेंस भी कुछ गड़बड़ होने का इशारा दे रही थी। वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके जेब का फोन बजा। हे माँ काली कल्याणी, इन सब चक्करों में तो हम इन्हें भूल ही गए थे। अपने सर को मसलते हुए अखिल प्रताप बोले और तुरंत फोन को पिक करते हुए कान से लगाए। तभी उनके कानों में एक मिश्री जैसी आवाज सुनाई पड़ी। क्या पतिदेव, क्या हालचाल है? हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्या पतिदेव, क्या हालचाल है? उधर से शोखी भरा हुआ वाक्य गुंजा था, जिसको सुनकर अखिल प्रताप के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। चाल चलन हमारे सही हैं, तो हाल भी सही रहेगा और बाकी सब तो आपकी मेहरबानी पर टिका हुआ है। कहिए, क्या हालचाल है आपका? कैसे हमारी याद आई इस वक्त? अरे क्या बात करते हैं प्रोफेसर साहब, आपको याद करने के लिए क्या किसी वक्त और मुहूर्त का इंतजार करना है हमें? आप तो हर वक्त हमारे दिल में एक जगह जागी हुई शमा बनकर चले रहते हैं। कोई भूली बिसरी दस्ता है जो कभी कभी याद आएंगे। और रही बात हमारे हालचाल की, तो हमारा हालचाल का क्या पूछना है? तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। अंतिम लाइन बोलते हुए उधर से मुंह बनाया गया था और जितनी उदासी लहजे में घुली जा सकती थी उतनी घुली हुई थी। पर इस शिकायत में भी एक प्रेम था, एक इंतजार था, और ये एहसास सबसे खुशनुमा था कि किसी को उनका शिद्दत से इंतजार है, किसी की दुनिया उनके बिना सुनी है। फोन पर ही उधर के सारे फेशियल एक्सप्रेशन को समझते हुए अखिल प्रताप हंस पड़े थे। ऐसा तो नहीं है, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आकर हमारा हाल देखिए, आपके बिना तो जोगी हम बने हुए हैं और घर बिना बंजारे। आप तो बाकायदा हमारे दिल में मल्लिका की तरह स्थापित हैं और हमारी छोटी सी दुनिया की मालकिन हैं। अखिल प्रताप बोले। चलिए ज्यादा मस्का मत लगाइए प्रोफेसर साहब, अच्छी तरह से समझती हूँ मैं आपको। ये बताइए, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और कहाँ है इस वक्त? इस बार उधर से पूरे बीवी वाले तेवर में पूछा गया था और बोलने वाली उनकी बीवी अक्षता जी थी, जो कि अपने रंग में लौट चुकी थी। हमारी लाइफ में क्या चलेगा? आपसे पहले कहीं ये अध्याय खुला नहीं और आपके साथ कहीं और खुलने का चांस नहीं। अखिल प्रताप फोन लेकर बात करते हुए गेस्ट हाउस से कॉरिडोर में चलते हुए एक किनारे चले आए थे, जहां से बाहर हो रही बारिश स्ट्रीट लैंप की रोशनी में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने अपना बैग और सामान निकालकर उनके कमरे तक पहुंचाने का ऑर्डर गेस्ट हाउस के कर्मचारियों को दे दिया था और फिलहाल में कॉरिडोर में अक्षता जी के साथ खड़े अकेले बात कर रहे थे। कुछ देर पहले किसी दानव की तरह हो रही तूफानी बारिश जो कि डरा रही थी, अक्षता जी के फोन पर ही साथ होने के कारण अब कुछ कुछ बहुत सुहानी लग रही थी। एक पिलर से टिक लगाकर अखिल प्रताप बाकी सब चीजों से कट चुके थे। केवल ठंडी ठंडी आ रही पवन उन्हें सुकून दे रही थी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे प्रोफेसर साहब, शब्दों के जादूगर हैं आप, नाराज होने का मौका भी नहीं देते हैं। अक्षता जी मुंह बनाते हुए बोली। अब ये ताज हमारे सर पर कहाँ मैडम, आपने तो इसे किसी और के सर पर पहना दिया है। कोई एक और है जिसको देखकर आपकी नाराजगी गायब हो जाती है। बाकी हम तो अब कुछ करें या ना करें गुनहगार बन जाते हैं। कटघरे में खड़ा करके बिना किसी सफाई का मौका दिए हुए ही सजा सुना दिए जाते हैं। अखिल प्रताप झूठ शिकवे के साथ मुंह बनाते हुए बोले। हद करते हैं आप भी, अपने बेटे से भला कोई ऐसी प्रतिद्वंद्विता रखता है क्या? उधर से आंखें सिकोड़ते हुए पूछा गया। अखिल प्रताप खुलकर हंस पड़े। ये बताइए, क्या हालचाल है हमारे राजदुलारे का? मस्त है ना? अखिल प्रताप ने पूछा। मस्त कहाँ है, पस्त है। 2 दिनों से बुखार आ रहा है और इस बुखार में भी बाबा सा का नाम लिया जा रहा है। और बाबा सा जिन्हें 2 दिनों से अपने बेटे का हालचाल लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। बीवी को तो बस बेटे की मेड बनाकर छोड़ रखा है। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी शिकायतें। ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों के हमारे अंदर हमारे प्राण बसते हैं। बस आपसे क्या कहना और छुपाना है। आप तो जानती हैं हमारा काम ही ऐसा है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, पर बुखार क्यों आ रहा है?
अखिल प्रताप ने कुछ चिंतित स्वर में पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराइए मत, बस वायरल है। पर आपने अभी तक हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इस वक्त हैं कहाँ? आपकी ससुराल। अखिल प्रताप मुस्कुराए। तो फिर हमें भी साथ लेकर जाना चाहिए था ना, हम भी अपनी ससुराल घूम लेते, कुछ वहाँ के स्वागत का हम भी आनंद उठा लेते। स्वागत? अखिल प्रताप पड़े। यहाँ आपका स्वागत करने के लिए कौन खड़ा है? क्यों, भले हमारे सास ससुर ना सही, लेकिन सास की सास यानी कि सास स्क्वायर जीवित है। हमारी दादी सास तो हैं, उनसे तो अपने स्वागत की उम्मीद ही मत रखिएगा अक्षु। वो तो जो आपका स्वागत करेंगी कि आप कई जन्मों तक नहीं भूल पाएंगी। अखिल प्रताप के चेहरे पर एक दुख की बदली छा गई थी। वही तो, लेकिन हम याद रखना चाहते हैं, आखिर हमारे सास की सास हैं। पता तो चले हमारे पति को किस जुर्म में ये बनवास दे रखा है। पर आप वहाँ गए क्यों? कहीं बूढ़ी माता का हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया? उन्होंने आपका हक अधिकार देने के लिए तो नहीं बुलाया है? कुछ जिज्ञासा, कुछ गुस्सा और कुछ हैरानी, सब कुछ था अक्षता जी के शब्दों में। पर इन सब चीजों में एक जो चिंता छिपी हुई थी, वो भी अखिल प्रताप समझ रहे थे। अधिकार से पहले कर्तव्य आते हैं, और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं हम। जब कर्तव्य पूरे हो जाएंगे तो अधिकार मिले या ना मिले कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब कर्तव्य ही पूरे ना करें तो अधिकार के लिए किस मुंह से खड़े होंगे? अखिल प्रताप कुछ गंभीर होते हुए बोले। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए हमारे लिए क्या अगला आदेश है? अक्षता जी उनके शब्दों को समझकर तुरंत बात बदलते हुए बोली। हर हर महादेव।